प्लीज मिस्टर चड्ढा उठ जाइए प्लीज, सब लोग देख रहे हैं। मैं जानती हूँ कि जो भी अफवाह फैली है उसमें किसी की कोई गलती नहीं है, पर प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। नहीं मिसेस राजपूत, जब तक आप मुझे माफ नहीं करती तब तक मैं नहीं उठ सकता। नए सीईओ मिस्टर राजपूत ने आपके लिए माफी के तौर पर ये गिफ्ट भेजा है, प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। रमेश ने इतना कहकर तुरंत ही अपने जेब से एक गाड़ी की चाबी निकाली और उसे चारू की तरफ बढ़ा दिया। जब चारू ने उस चाबी को देखा तो वो हैरान रह गई। वो चाबी रोल्स रॉयस की थी, जो कि काफी महंगी गाड़ी थी, जिसे देखते ही चारू ने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, नहीं, मैं ये सब नहीं ले सकती। प्लीज, जो भी बातें हुई हैं उसमें किसी की कोई गलती नहीं है और मुझे ये सब मिस्टर राजपूत से नहीं चाहिए, प्लीज। चारू रमेश को मना करके तुरंत ही वहां से निकल गई। उसे वहां रुकने के बारे में सोचकर ही बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। रमेश उससे उम्र में और तजुर्बे में बहुत बड़े थे, साथ ही वो जिसके लिए काम करता था वो इंसान भी चारू से पैसों के मामले में बहुत बड़ा था। ऐसे में रमेश इतने सारे लोगों के सामने उसके पैरों में गिर रहा था। ये सब सोचकर ही चारू को बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन रमेश ने जिस तरह से अभी चारू से माफी मांगी, ये न्यूज़ कुछ ही पलों में फिर से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इस न्यूज़ के वायरल होते ही सभी की नजरों से चारू का कैरेक्टर कहीं ना कहीं साफ हो गया था। लेकिन अब हवाओं में एक अलग ही कहानी चलने लगी थी, जिस बात से चारू और अभिराम दोनों ही अनजान थे। इधर अभिराम अपने ऑफिस में बैठा अभी भी काम कर रहा था, लेकिन तभी विवेक, जो उसके साथ उसकी मदद कर रहा था, अचानक ही उसके फोन पर एक साथ कई सारे नोटिफिकेशंस आ गए, जिनकी आवाज सुनकर विवेक अपना फोन लेकर देखने लगा। तभी उसने बहुत अजीब तरह से अभिराम को देखते हुए उससे कहा, अभी मुझे बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन तुमने जो अपना आइडिया लगाया था वो फेल हो चुका है। विवेक की ये बात सुनकर अभिराम, जो अभी अपने सामने खुली फाइल पर साइन करने वाला था, वो अचानक ही रुक गया और उसे कंफ्यूजन में देखने लगा। अब क्या हुआ? अभिराम के पूछने पर विवेक ने उसे देखकर उस पर तंज करते हुए कहा, तुम्हें लगा था कि तुम अपनी वाइफ को गाड़ी गिफ्ट करोगे और मिस्टर रमेश को वहां भेजकर माफी मंगवाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेल, बात तुम्हारी सही थी। अब कोई भी चारू को लेकर बात नहीं कर रहा, लेकिन अब सब लोग ये बात कर रहे हैं कि चारू, जो पहले से ही शादीशुदा है, उस पर राजपूत एम्पायर के वारिस मिस्टर राजपूत का क्रश है। वो उसे पसंद करता है, इसलिए उसके आगे पीछे घूम रहा है और उस पर इतना दरिया दिल हो रहा है। What? अभिराम हैरानी से विवेक को देखने लगा। तभी विवेक ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया, जिसे देखकर अभिराम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लोगों को जो सोचना है सोचने दो। मुझे लगा था कि ये सब करके ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन लोगों को समझना नामुमकिन है। खैर, कम से कम अब सब चारू को लेकर बातें तो नहीं बनाएंगे। मेरे लिए वही काफी है। ये लोग मेरे बारे में जो सोचे सोचने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभिराम की बात सुनकर विवेक ने फिर दोबारा उससे कुछ नहीं कहा। करीब आधी रात तक वो दोनों वही अपने कैबिन में बैठे काम करते रहे और फिर विवेक ड्राइवर के साथ अभिराम को घर छोड़ने के लिए निकल गया। वहीं उसके पीछे वाली गाड़ी में आशीष अपने बाकी के टीम के साथ था। रास्ते में जैसे ही अभिराम की नजर गाड़ी के रेयर व्यू मिरर से पीछे की गाड़ी में आ रहे बॉडीगार्ड्स पर गई, वैसे ही अभिराम के मन में अचानक ही एक बात आई और उसने अपने सामने बैठे विवेक से कहा, विवेक, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से डैड ने मेरे लिए आशीष को मेरे बॉडीगार्ड के तौर पर चुना है, वैसे ही तुम चारू के लिए भी किसी को सिलेक्ट कर लो। देखो, मैं अपनी वजह से चारू पर कोई खतरा आने नहीं दे सकता। ओके, तो तुम्हें अपनी वाइफ के लिए कैसा बॉडीगार्ड चाहिए? विवेक ने पीछे मुड़कर अभिराम से पूछा, जिसकी बात सुनकर अभिराम ने थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया, उसे फाइटिंग स्किल्स आनी चाहिए और वो दिखने में ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा बोल्ड या फिर ज्यादा डरावनी नहीं होनी चाहिए। वो बॉडीगार्ड तो होनी चाहिए
लेकिन उसमें कोई बॉडीगार्ड्स जैसे फीचर्स नहीं होने चाहिए। वो आसानी से चारू के आसपास के लोगों में घुल मिल सके। वो आशीष की तरह हर बात पर किसी को मारने के लिए पागल ना हो जाए। अभिराम एक एक करके चारू की बॉडीगार्ड के लिए न जाने कितनी बातें गिनाने लगा, जिसकी बातें सुनकर विवेक ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। विवेक ने अभिराम को घर के बाहर छोड़ दिया और फिर ड्राइवर के साथ वहां से निकल गया। वही आशीष और पूरी टीम चारू के घर के बाहर ही खड़े अभिराम और चारू के घर की सिक्योरिटी में लग गए। यहाँ अभिराम जैसे ही थका हारा आधी रात को अपने कमरे में पहुंचा, उसने देखा चारू रात के इस वक्त भी काम कर रही थी, जिसे देखकर अभिराम अपने शर्ट की बाजू को फोल्ड करते हुए उसके पास आया। चारू, तुम अभी तक जाग रही हो? तुम सोई नहीं? रात के 12 बज गए हैं। हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा काम कर लूं। चारू ने अभिराम को देखते ही अपना लैपटॉप बंद करके साइड में रखते हुए उससे कहा। अभिराम जैसे ही उसके पास पहुंचा, चारू अचानक ही उसके कमर को पकड़ते हुए उसके गले लग गई। चारू का सिर अभिराम के पेट पर था, जिससे वो उसके मसल्स को अच्छे से महसूस कर पा रही थी। अभिराम चारू का ऐसा बर्ताव देखकर मुस्कुराने लगा और फिर उसने चारू के सिर को सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ? काफी थकी हुई लग रही हो, सब ठीक है ना? अभिराम जानता था कि चारू को उसके बारे में चल रही अफवाह के बारे में जरूर पता होगा, लेकिन वो अभिराम को बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि देखा जाए तो चारू के अफेयर की अफवाह अभिराम के बॉस के साथ चल रही थी, जो कि अभिराम के लिए बहुत अजीब हो जाता। वही अभिराम भी चारू से इस बारे में कोई बात करके उसे परेशान नहीं करना चाहता था। अभिराम चारू के साथ कुछ देर तक वैसे ही खड़ा रहा। तभी चारू ने कुछ सोचकर अभिराम से अलग होते हुए उसकी आंखों में देखकर उससे कहा, अभी तुम इस वीकेंड फ्री हो क्या? बहुत दिन हो गए शॉपिंग नहीं गए हम दोनों। प्लीज साथ में बाहर चलते हैं ना, थोड़ी शॉपिंग करेंगे। मेरी कुछ फ्रेंड्स भी हैं, वो भी बाहर जाना चाहती है। चारू ने बिल्कुल बच्चों की तरह अभिराम को देखते हुए उससे शिकायत के लहजे में कहा, जिसकी बात सुनकर अभिराम को बुरा लग रहा था। वो पिछले कुछ समय से चारू को ठीक से वक्त नहीं दे पा रहा था। वही जिस तरह के एक्सीडेंट और हादसे उसके साथ हुए थे, उस वजह से चारू वैसे ही डरी हुई थी। उसने चारू के सिर को सहलाते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ जरूर चलेंगे, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। चारू अभिराम के साथ वीकेंड पर शॉपिंग पर जाने के लिए काफी एक्साइटेड थी और फिर वो दोनों ही पूरे हफ्ते जमकर अपने कामों में लगे रहे। मॉल प्रोजेक्ट भी अभी शुरू हो चुका था, जिस वजह से चारू बिजी थी, लेकिन वो अभिराम के साथ वीकेंड पर शॉपिंग जाने के लिए अपने शेड्यूल के काम को वीकेंड से पहले ही खत्म करना चाहती थी। वही अभिराम भी अपने सारे टास्क को वीकेंड से पहले ही खत्म करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसका शेड्यूल इतना ज्यादा था कि वो चाहकर भी उसे खत्म नहीं कर पा रहा था। उन दोनों को ही काम करते हुए पूरा हफ्ता गुजर गया। अभिराम और चारू अगले दिन ही अपनी वीकेंड शॉपिंग के लिए जाने वाले थे, इसलिए अभिराम कुछ जरूरी फाइल्स को वीकेंड से पहले ही खत्म करना चाहता था, ताकि वीकेंड पर उसे किसी तरह की कोई इमरजेंसी काम की वजह से वापस ऑफिस न आना पड़े। तभी अचानक उसका फोन बजने लगा। उसे उसके पिता यशवर्धन राजपूत कॉल कर रहे थे, जिनका कॉल देखते ही अभिराम ने तुरंत उसे रिसीव कर लिया। डैड, हाय, कैसा है मेरा शेर? अब कोई खतरा तो नहीं है तुझ पर? सामने से यशवर्धन राजपूत ने अपने सख्त आवाज में पूछा। हालांकि उसकी आवाज में अपने बेटे के लिए प्यार साफ झलक रहा था। वही अभिराम ने अपने पिता की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं डैड, सब कुछ ठीक है। ध्रुव ने ऑलरेडी उस आदमी को पकड़ लिया है और उसने कबूल भी कर लिया है कि उसे पहले ही किसी आदमी ने इस काम के लिए पैसे दिए थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो आदमी मर चुका है और वो अपना काम करने इधर आया था। खैर, आपने अचानक फोन क्यों किया? मॉम आपसे फिर से नाराज हो गई है क्या? उसकी चिंता मत करो,
तुम्हारी मॉम और मेरे बीच का रिश्ता ऐसा ही है और मैं उम्मीद करूंगा कि तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ के बीच भी ऐसा ही प्यार बना रहे। लेकिन मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि तुम्हारी बहन आज वापस आ रही है। वो वीकेंड पर हमारे साथ ही रहना चाहती है, तो तुम्हें तुम्हारे कार्ड को संभाल कर रखना चाहिए क्योंकि उसकी नजरें तुम्हारे कार्ड पर हैं। यशवर्धन ने कुछ देर अभिराम से ऐसे ही परिवार की छोटी मोटी खुशियों की बातें की और उसका हालचाल पूछा, जिससे बात करने के बाद अभिराम ने फोन को वापस बंद करके टेबल पर रखते हुए खुद से कहा, प्रिया, ये फिर से ध्रुव को परेशान कर रही होगी। अभिराम खुद से बात कर रहा था, तभी विवेक उसके कैबिन में आया और उसने कुछ फाइल्स को उसके सामने रख दिया। ये सब क्या है? अभिराम उन सभी डॉक्यूमेंट्स को देखकर काफी कंफ्यूज था। तभी विवेक ने उसे बताते हुए कहा, ये तुम्हारी वाइफ चारू के किए बॉडीगार्ड की लिस्ट है। तुम्हें इसमें जो भी सही लगती है तुम चूज कर सकते हो। तुमने जो भी डिटेल्स दी थी उसके मुताबिक हमें ये कुछ 20 लड़कियां मिली हैं। विवेक की दी हुई उन डिटेल्स और फाइल्स को अभिराम एक एक करके देखने लगा। उसमें एक से बढ़कर एक बॉडीगार्ड पोजीशन के लिए काफी सारी लड़कियां थी, जो कि दिखने में काफी हट्टी कट्टी थी। उन्हें देखकर ही पता चल रहा था कि वो लड़ने में काफी माहिर थी। लेकिन अभिराम को चारू के लिए कोई सिंपल और स्ट्रॉन्ग लड़की चाहिए थी, क्योंकि उसे खुद से ज्यादा चारू के लिए डर था। और जिस तरह से वो बीते कुछ दिनों में इन सब चीजों को समझ पाया था, तो उसे इतना तो पता चल गया था कि बिजनेस के दुनिया में लोग जितने पैसे कमाते थे उससे कई ज्यादा दुश्मन बनाते थे। कब कौन सा दुश्मन किस वजह से उस पर और उससे जुड़े लोगों पर हमला कर देगा, उसे खुद भी नहीं पता था। अभिराम ने विवेक की लाई उन फाइल्स में से एक साधारण से दिखने वाली लड़की को चुना। विवेक, आई थिंक ये चारू की बॉडीगार्ड बनने के लिए ठीक रहेगी। अभिराम ने उस लड़की की डिटेल्स को विवेक के सामने रख दिया, जिसे देखकर विवेक ने थोड़ा कंफ्यूजन में उससे पूछा, ये लड़की, तुमने इसे क्यों चूज किया? इसका तो कोई वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है, इसे ज्यादा फाइटिंग स्किल्स भी नहीं आती। तो फिर? विवेक, ये इतनी फाइटिंग स्किल्स जानती है कि ये चारू को प्रोटेक्ट कर सकती है, और दूसरी बात ये कि बिल्कुल नॉर्मल लड़कियों जैसी दिख रही है, जिसे देखकर चारू को इस पर कभी शक नहीं होगा। अभिराम की ये बात सुनकर विवेक ने उससे फिर कुछ नहीं पूछा। वो उस लड़की से कांटेक्ट करने के लिए वहां से चला गया। वही विवेक अब फिर से वापस उन सभी फाइल्स को हटाकर अपने काम में लग गया। पर एक बार फिर से उसके कैबिन का दरवाजा खुला और किसी के हील्स की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर अभिराम ने जैसे ही अपने सिर को ऊपर किया, वो अपनी कैबिन में आने वाले इंसान को देखकर एकदम से ही हैरान होकर खड़ा हो गया। छुटकी, तू यहाँ पर क्या कर रही है? अभी थोड़ी देर पहले डैड का कॉल आया था और उन्होंने कहा था कि तू आने वाली है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि तू यहाँ पर पहले से ही पहुँच चुकी है। भाई, आप मुझे देखकर खुश नहीं है क्या? शांति प्रिया ने उसके सामने खड़े होकर उससे पूछा। उसकी बात सुनकर अभिराम तुरंत उसके पास आया और उसे गले लगाते हुए बोला, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तू बार बार ऐसे ध्रुव को परेशान करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई, मैं सिर्फ वीकेंड पर घर आती हूँ ताकि मैं आपके साथ थोड़ा वक्त बिता सकूं, लेकिन आप बिजी हैं। और ध्रुव, उससे मैं सिर्फ एक सीट के लिए कहती हूँ, वो मुझे इकोनॉमिक क्लास में सीट दे या बिजनेस क्लास में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस यहाँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस आना होता है, और आप लोगों को उसमें भी शिकायत है। आप ध्रुव से क्यों नहीं कहते कि वो पूरे प्लेन को खाली क्यों करवा देता है? क्यों वो मेरे ट्रैवलिंग के वक्त किसी और पैसेंजर को प्लेन में रहने नहीं देता? शांति प्रिया ने वहाँ अभिराम के सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जिसकी बात सुनकर अभिराम ने उसके सामने हार मानते हुए कहा, ठीक है, मैं हार गया, मैं ध्रुव से बात कर लूंगा, लेकिन तू यहाँ पर क्या कर रही है? भाई, कल वीकेंड है और पिछली बार जब हम सब शॉपिंग के लिए गए थे तब आप नहीं आए थे, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस बार शॉपिंग पर चले। मैंने सबसे बात कर ली है और इस बार मैं आपकी ना नहीं सुनूंगी। शांति प्रिया ने उसके सामने जिद करते हुए कहा।
जिसकी बात सुनकर अभिराम सोच में पड़ गया। उसने पहले ही चारू से वादा किया था कि वो वीकेंड पर उसके साथ शॉपिंग के लिए जाएगा। वही अब शांति प्रिया उसके सामने अपनी फरमाइश लेकर आ गई थी। पर फिर कुछ सोचने के बाद उसने शांति प्रिया से कहा, छुटकी, आई एम सॉरी, एक्चुअली मैंने चारू को पहले ही प्रॉमिस कर दिया है और पिछले कुछ वक्त से चारू काफी परेशान है, तो कल मैं चारू के साथ शॉपिंग पर जा रहा हूँ। देख, नेक्स्ट टाइम आई प्रॉमिस, तू जहाँ कहीं भी जब कभी भी कहेगी मैं चलूंगा, लेकिन कल का वीकेंड सिर्फ चारू के लिए है। ठीक है, आपको आपकी वाइफ इतनी ही प्यारी है तो मैं क्या कहूँ, लेकिन शांति प्रिया के चेहरे पर अचानक ही शातिर मुस्कान आ गई। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, अभिराम ने अपने पर्स से अपना कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम्हारी रिश्वत, आई होप कि तुम पिछली बार जैसा शॉपिंग नहीं करोगी। देखो, अननेसेसरी पैसे खर्च करना बंद करो, ये ठीक नहीं है। आई नो कि तुम भी हमारे कंपनी के शेयर्स और खुद की मेहनत पर पैसे कमा रही हो, लेकिन तुम उसे फिजूल में खर्च कर रही हो। छुटकी, हमारे पास पैसे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे कैसे भी बर्बाद कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने की 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती। समझ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? भगवान ने हमें ये सब कुछ दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसकी इज्जत ना करें। भाई, शांति प्रिया अपना मुंह फुलाकर अभिराम को देखने लगी। मुझे भी पैसों की कद्र है, लेकिन इतने सालों से जो आप मुझसे दूर रहे और जो गिफ्ट आपने मुझे नहीं दिए, ये सब उसी की भरपाई है। और वैसे भी आपके पैसों पर मेरा भी हक है, तो मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मेरी जहां मर्जी वहां खर्च करूंगी, आप कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, मेरी माँ, मैं कुछ नहीं बोल सकता। तू जीत गई, मैं हार गया। अभिराम ने शांति प्रिया के सामने अपना हाथ जोड़ लिया, जिसे देखकर शांति प्रिया तुरंत ही वहां से चली गई। पर अभिराम को पता था कि उसे बुरा लगा था, और बुरा लगता भी क्यों नहीं। पिछले 5 सालों से वो चारू के साथ था, लेकिन पिछले 13 सालों से वो अपने परिवार से दूर था। अब जबकि वो उनके साथ खुशी खुशी रह सकता था, तो उसकी खुद की प्रॉब्लम्स उसे उसके परिवार में शामिल होने नहीं दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ विवेक ने तुरंत ही चारू के लिए उसके बॉडीगार्ड कृतिका को हायर कर लिया। चारू अपनी कैबिन में बैठी आराम से काम कर रही थी। वहीं कृतिका अपना काम तुरंत ही ज्वाइन करते हुए वहां चतुर्वेदी ग्रुप के बाहर खड़ी अब चारू पर नजर रखने लगी। उसका काम तुरंत ही शुरू हो गया था। उसे चारू की तस्वीर और सारी डिटेल्स दी गई थी। कृतिका ने बिल्कुल नॉर्मल लड़कियों जैसे ही ब्लू कलर की जीन्स और एक येलो कलर का टॉप पहना था। अगर उसे कोई यूं ही भीड़ में देख ले तो ये बता पाना काफी मुश्किल था कि वो किसी की बॉडीगार्ड होगी या किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां खड़ी होगी। पूरा दिन चारू और अभिराम दोनों अपने अपने काम में बिजी रहे। फिर देर रात थके हारे घर पहुंचते ही सो गए। अगली सुबह अभिराम को कुछ जरूरी काम की वजह से ऑफिस जाना पड़ा। वही चारू और उसकी दोस्तों को भी शॉपिंग पर जाने से पहले तैयार होने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था, जिसका फायदा उठाकर अभिराम जल्दी से अपने कंपनी गया और वहां का काम निपटाकर वापस आ गया। जिसके बाद अभिराम, चारू और उसकी 3 सहेलियां रिया, प्रीति और सोनिया के साथ एक छोटे से मॉल में पहुंचे। वहां ज्यादा बड़े ब्रांड्स के स्टोर्स नहीं थे, ना ही वहां पर इतनी भीड़ होती थी, इसलिए उन लोगों ने उस जगह को चूज किया। अभिराम जैसे ही उन लड़कियों के साथ एक ड्रेस स्टोर में पहुंचा, वो लड़कियां अपने लिए शॉपिंग करने में बिजी हो गईं। सब एक एक करके कई ड्रेसेस खुद पर ट्राई कर रही थी। वही अभिराम बस उन लोगों को शॉपिंग करते हुए देख रहा था। काफी देर तक उन सब ने अपने लिए कुछ कपड़े सिलेक्ट किए, फिर वहां से दूसरी शॉपिंग के लिए आगे बढ़ गई। आखिर में जब उनकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई, तभी चारू ने अपने साथ अभिराम को देखकर उससे कहा, अभी मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ लिया ही नहीं, चलो तुम्हारे लिए भी कुछ कपड़े खरीदते हैं। वैसे भी तुम्हारे कपड़े काफी पुराने हो गए हैं। चारू ने अभिराम का हाथ पकड़ा था। वही अभिराम ने उसकी बात सुनकर तुरंत ही जवाब दिया, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अभी
मैं कुछ नहीं सुनूंगी, चलो। चारू अपनी सहेलियों के साथ जबरदस्ती अभिराम को एक मेंस क्लोथिंग स्टोर के अंदर लेकर गई। फिर अभिराम के लिए कुछ कपड़े देखने लगी। तभी उसकी दोस्त सोनिया ने अपने फोन में कुछ देखकर एकदम से ही एक्साइटेड होते हुए कहा, ओह माय गॉड, ये क्या है? ये सब क्या हो रहा है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? सोनिया को ऐसे अचानक हैरान होते हुए देखकर बाकी सभी उसे देखने लगी। तभी चारू ने उससे पूछा, सोनिया क्या हुआ? तुम अपने फोन में ऐसा क्या देख रही हो कि तुम इतनी एक्साइटेड हो गई? चारू के पूछते ही सोनिया ने अपना फोन उसके सामने करते हुए कहा, ये देखो ऋषभ राय, वो यहाँ इसी मॉल में है। अभी 5 मिनट पहले उसने एक फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड की है। ये इसी मॉल की है। हम कुछ देर पहले यहीं पर थे। ध्यान से देखो चारू। सोनिया की बात सुनकर जब सभी ने उस फोटो को देखा तब उन्हें भी समझ आ गया कि वाकई ऋषभ रॉय इस मॉल में था जहां अभी वो सब शॉपिंग कर रहे थे। तभी रिया ने एक्साइटेड होकर कहा, तो हम सब यहाँ पर खड़े क्यों हैं? हमें तो जाकर ऋषभ राय को देखना चाहिए। क्या पता हम उसकी एक झलक ही देख लें। रिया की बातें सुनकर बाकी सारी लड़कियां अभी ऋषभ राय को देखने जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन तभी अभिराम ने उन सबको देखकर कहा, लेकिन मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा क्योंकि ये फोटो 5 मिनट पहले की है और अभी ऋषभ रॉय इस मॉल में है या नहीं कोई नहीं जानता, और अगर होगा भी तो जब तक हम उसे ढूंढ पाएंगे वो यहाँ से चला जाएगा और ऐसे में सारी मेहनत खराब हो जाएगी। हाँ अभी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। रिया ने अभिराम की बात सुनते ही अपना मुंह लटकाते हुए कहा। तभी चारू ने पूरी बात बदलते हुए कहा, इट्स ओके, हम फिर कभी मिल लेंगे, पर क्यों ना अभी कुछ खा लिया जाए? दोपहर हो चुकी है, भूख लगी है। यहाँ इस मॉल में हमारा फेवरेट कॉन्टिनेंटल फूड का रेस्टोरेंट है, क्यों ना वहाँ पर चलकर खाएं? चारू ने सबको अपना आइडिया बताया, जिस बारे में सुनकर वो सभी एक्साइटेड हो गई। उन्होंने पहले अभिराम के लिए कुछ कपड़े लिए, फिर थके हारे वहाँ से कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट के लिए निकल गए। सभी काफी खुश थे, लेकिन जैसे ही वो उस मॉल के रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचे, उन्होंने देखा वहाँ काफी भीड़ लगी थी, जो कि अमूमन वहाँ नहीं दिखती थी। चारू, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? प्रीति ने उस भीड़ की तरफ देखते हुए कंफ्यूजन में कहा। बाकी सब भी काफी कंफ्यूज थे। तभी वहाँ भीड़ के बीच मौजूद एक लड़की ने एक्साइटमेंट में खुद के दोस्तों को बताते हुए कहा, ओह माय गॉड, आज का दिन कितना लकी है। मैंने ऋषभ राय को अपनी आंखों से देखा। ओह माय गॉड। ऋषभ राय? सोनिया आगे बढ़कर उस लड़की से बात करने के लिए चली गई। क्या यहाँ पर ऋषभ राय है? सोनिया की बात खत्म होती ही उस लड़की ने एक्साइटमेंट में उसे बताते हुए कहा, हाँ, सिर्फ ऋषभ राय ही नहीं, इस रेस्टोरेंट में बाकी प्रिंस और उनकी बहनें भी हैं। उन्होंने इस पूरे रेस्टोरेंट को बुक कर लिया है। किसी को भी अंदर जाना मना है। उस लड़की ने जैसे ही ये बात कही, सोनिया, चारू, प्रीति और रिया चारों सहेलियां एकदम से हैरान रह गई। लेकिन उनके पीछे खड़े अभिराम के दिमाग की बत्ती जली और उसे समझ में आ गया कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा था। अभिराम ने तुरंत अपना फोन निकाला और अपने बहन को मैसेज किया, छुटकी, ये जो तू कर रही है वो ठीक नहीं है। तुम सबको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? और ये रेस्टोरेंट कितनी बार कहा है कि फिजूल खर्ची नहीं करते। अभिराम ने अभी मैसेज भेजा ही था कि तभी सामने से शांति प्रिया ने उसे अपना रिप्लाई दिया, कम ऑन भाई, अब आप मेरे साथ शॉपिंग पर नहीं आ रहे थे और मैं इन लोगों के साथ शॉपिंग करके बोर हो चुकी थी, तो मेरे पास यही रास्ता था। आप नहीं आ सकते, पर मैं तो इन सबको लेकर आ सकती हूँ, सो जस्ट रिलैक्स। हाँ ठीक है, लेकिन चारू और उसकी दोस्तों के सामने अपना मुंह बंद रखना, वरना अच्छा नहीं होगा। अभिराम ने अपनी बहन को धमकाते हुए मैसेज भेजा, जिसके जवाब में शांति प्रिया ने भी उसे परेशान करते हुए कहा, आपने अपनी वाइफ के लिए अपनी बहन को छोड़ा है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि मैं आपकी वाइफ के सामने अपना झूठ संभाल पाऊंगी या नहीं। देख, अगर तूने कुछ भी कहा ना, तो मैं तेरी शादी ध्रुव से करवा दूंगा, सोच ले फिर।
अभिराम ने फिर से अपनी बहन को धमकी देते हुए कहा, जिसकी इस बात को सुनते ही सामने से शांति प्रिया का छोटा सा जवाब आया, मुझे उस ध्रुव से शादी नहीं करनी, ठीक है? मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। शांति प्रिया ने इतना कहकर अभिराम के किसी भी मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया, जिसे देखकर अभिराम समझ गया कि वो ध्रुव के नाम से ही चिढ़ गई थी। वही रेस्टोरेंट के सामने चारू अपनी सहेलियों के साथ खड़ी थी। तभी वहां रेस्टोरेंट का मैनेजर आया। उसने आगे बढ़कर चारू से पूछते हुए कहा, मैडम, आप ही मिसेस राजपूत हैं? उस मैनेजर की बात पर चारू ने कंफ्यूजन में अपना सिर हिलाया। तभी उस मैनेजर ने बहुत इज्जत के साथ चारू से कहा, मैडम प्लीज अंदर चलिए, आपका टेबल ऑलरेडी रिजर्व्ड है। क्या? लेकिन मैं तो... चारू अभी उस मैनेजर से बात करने की कोशिश कर रही थी। तभी उस रेस्टोरेंट से करीब 6 हट्टे-कट्टे बॉडीगार्ड्स बाहर आए। उन्होंने चारू और उसकी फ्रेंड को चारों तरफ से घेर लिया, जिसे देखते ही चारू और उसकी दोस्त एकदम से ही घबरा गई। चारू और उसकी सभी सहेलियां उन बॉडीगार्ड्स को अपने चारों तरफ आते देख एकदम से ही घबरा गई। ये सब कौन है? आप मैनेजर हैं ना? देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमने यहाँ पर कोई बुकिंग नहीं की थी, हम यहाँ से जा रहे हैं। चारू ने अपनी बात समझाते हुए कहा। उसे लगने लगा था कि शायद उन लोगों ने कुछ गलती की थी, लेकिन तभी उस मैनेजर ने बहुत इज्जत के साथ उससे कहा, आप गलत समझ रही हैं, ये सब एक बॉडीगार्ड्स हैं, आपको लेने के लिए आए हैं। अंदर आपका टेबल पहले से ही बुक है, प्लीज आप अंदर चलिए। चारू, ये सब क्या कह रहे हैं? रिया ने चारू से पूछते हुए कहा। सब काफी डरे हुए थे। तभी सोनिया ने कंफ्यूजन में उस मैनेजर से पूछा, लेकिन अंदर तो वो प्रिंस, उनकी बहनें और एक्टर ऋषभ राय है, तो फिर आप हमें क्यों बुला रहे हैं? जब सबके टेबल कैंसिल हो गए हैं तो हमारा टेबल कैसे हो सकता है, जबकि हमने तो कोई टेबल रिजर्व ही नहीं किया था। चारू, क्या हुआ? सोनिया की बात सुनकर मैनेजर और बाकी के बॉडीगार्ड उसे अजीब तरह से देख रहे थे। तभी अभिराम वहां पहुंचा, जिसे देखते ही चारू तुरंत दौड़कर उसके पास आई। फिर उसने अभिराम का हाथ पकड़ लिया। अभी देखो ना, मैनेजर पता नहीं क्या कह रहा है। मैंने तो इस रेस्टोरेंट में कोई टेबल बुक नहीं की, तो फिर हमारे नाम की टेबल कौन बुक कर सकता है? और अंदर तो 4 प्रिंस, एक्टर ऋषभ राय जैसे बड़े बड़े लोग हैं, सबका जाना मना है, तो फिर ये हमें अंदर जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? अभिराम चारू और उसकी सहेलियों की ये चिंता समझ सकता था। वो जानता था कि ऐसे में कोई भी साधारण इंसान घबरा जाएगा, पर अभिराम ने तुरंत ही बात संभालते हुए कहा, चारू, वो सब तुम्हें जानते हैं, तुमसे कई बार मिल चुके हैं, तो शायद इसीलिए तुम्हें इनवाइट कर रहे हो। तुम तो वैसे भी मॉल प्रोजेक्ट को लेकर उन लोगों से मिल चुकी हो, और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन भी तुम उन्हीं के साथ बैठी थी। लेकिन चारू बहुत कंफ्यूज थी। तभी उन बॉडीगार्ड्स ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा, जिसे देखकर अब उनके पास भी कोई रास्ता नहीं था। वो सब उन बॉडीगार्ड्स के साथ जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर आए, उन्होंने देखा पूरा रेस्टोरेंट खाली था। वहाँ रेस्टोरेंट के बीच में एक टेबल पर 5 प्रिंस बैठे थे। वहीं उसके बगल वाली टेबल पर सारी लड़कियां इकट्ठा बैठी हंसी मजाक कर रही थीं। वहाँ कई सारे वेटर्स उन्हें ड्रिंक्स और लंच सर्व कर रहे थे। पर शांति प्रिया ने जैसे ही चारू को देखा, वो अपनी जगह से उठकर तुरंत उसकी तरफ बढ़ गई। मिसेस राजपूत, थैंक गॉड कि आप आ गई। शांति प्रिया चारू के पास पहुंचते ही उसके गले लग गई। हालांकि चारू इतनी मुलाकातों के बावजूद उन सभी लोगों के आसपास खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रही थी। तभी चारू ने थोड़ा हिचकिचाते हुए उससे पूछा, वैसे आप सबको कैसे पता कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खड़ी थी? ओहो मिसेस राजपूत, आप कुछ ज्यादा ही सोचती हैं। अभी अभी एक्टर ऋषभ राय यहाँ इस रेस्टोरेंट में आए, तभी उन्होंने आप लोगों को देख लिया और हमें पता लग गया कि आप यहाँ पर लंच करने के लिए आए हैं, तो बस हम लोगों ने आपको भी इनवाइट कर लिया। वैसे भी अब तो आप हमारी दोस्त हैं, हमारे ग्रुप का हिस्सा हैं। धानी ने अपनी जगह पर बैठे हुए ही
मुस्कुराकर चारू को जवाब दिया, जिसकी बात सुनकर चारू तो हैरान थी, लेकिन उसकी सहेलियां काफी खुश थी। रिया, प्रीति और सोनिया अपनी आंखों के सामने उन प्रिंस, उनकी बहनें और एक्टर ऋषभ राय को देखकर काफी हैरान थी। उन्हें तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आप सब खड़े क्यों हैं? प्लीज आइए। शांति प्रिया ने अभिराम को 4 प्रिंस और एक्टर ऋषभ राय के साथ बैठने के लिए उनकी टेबल पर भेज दिया। वही चारू और उनकी सहेलियों को लेकर अपनी टेबल पर चली आई। तभी प्रीति ने उन सभी लड़कियों को देखते हुए पूछा, वैसे आप सब यहाँ पर इतने छोटे मॉल में शॉपिंग के लिए क्यों आई हैं? आप तो इससे भी बड़े मॉल में जा सकती हैं। आपके तो खुद के इतने सारे मॉल हैं। प्रीति की बात सुन के जानवी बिरला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, घर में जो चीजें बनती हैं उसे खा खा कर हम अक्सर बोर हो जाते हैं, तो फिर अपना टेस्ट चेंज करने के लिए हम बाहर रेस्टोरेंट में जाते हैं। इस तरह से अपने मॉल में शॉपिंग तो बहुत कर चुके, लेकिन कभी कभी छोटे बड़े दूसरे मॉल में भी जाना चाहिए, ताकि पता चलता रहे कि बाहर के मार्केट में क्या चल रहा है। इससे न सिर्फ हमें दूसरा एटमॉस्फेयर मिलेगा, पर हमें हमारे कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी पता चलता रहेगा। जानवी की बात सुनकर चारू और उसकी सहेलियां काफी हैरान थी। वही अभिराम दूसरी टेबल पर ध्रुव के बगल में आकर जैसे ही बैठा, डॉक्टर पार्थ ने भड़कते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहा, ये सब पागलपन है, मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। पार्थ की बात सुनते ही सभी उसे देखने लगे और कहीं न कहीं चारू और उसकी सहेलियों को ये लगने लगा कि अभिराम वहां उनके टेबल पर एक असिस्टेंट होने के नाते बैठा था। शायद ये बात पार्थ को पसंद नहीं आई थी, लेकिन पार्थ वो उस खाली रेस्टोरेंट को देखकर गुस्से में था। शांति प्रिया ने एक बार फिर अपने कंफर्ट के हिसाब से पूरे रेस्टोरेंट को बुक कर लिया था, जो कि सिर्फ पैसों की बर्बादी थी। जिसकी आवाज सुनते ही चारू ने थोड़ा सोचते हुए शांति प्रिया से कहा, प्रिया, मुझे नहीं लगता कि हमारा यहाँ रहना ठीक है, हम कहीं और जाकर लंच कर लेंगे। वैसे भी मैं और मेरे फ्रेंड्स तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते। चारू की ये बात सुनते ही शांति प्रिया ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। क्यों? किस लिए? क्या तुम भी उन बकवास बातों को इंटरनेट पर देखने के बाद ये सब कह रही हो? मिसेस राजपूत, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे भाई की लाइफ में पहले ही कोई है जिससे वो प्यार करते हैं। वो उसकी जगह अपनी लाइफ में किसी और को नहीं दे सकते। मुझे अपने बड़े भाई पर पूरा विश्वास है। शांति प्रिया ने इतना कहकर अभिराम को तिरछी नजरों से देखते हुए अपनी आंख मार दी, जिसे देखकर अभिराम ने बस बेबसी से अपना सिर हिला दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। नित्या ने तुरंत ही जानबूझकर अभिराम को छेड़ने के इरादे से कहा, प्रिया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा भाई उस लड़की के पीछे कुछ ज्यादा ही दीवाना हो गया है? नित्या की ये बात सुनकर उसकी सहेलियां उसे तिरछी नजरों से घूरने लगी। वही चारू भी उस रूड और घमंडी सीईओ मिस्टर राजपूत के बारे में सुनकर हैरान थी कि वो भी किसी से प्यार कर सकता था। लेकिन चारू की तीनों सहेलियां सोनिया, रिया और प्रीति, सबकी नजरें उनके बगल वाले टेबल पर बैठे 4 प्रिंस और ऋषभ राय पर टिकी हुई थी। हालांकि वो सब दूसरी बार उन सबसे मिल रही थीं। पहली बार वो जब मॉल प्रोजेक्ट के लिए आर टावर गए थे, तब उनकी पहली मुलाकात हुई थी। लेकिन वो लोग जितना उन लोगों से मिल रही थीं, उतना ही पागल हुए जा रही थीं। उन्हें अपनी किस्मत पर काफी नाज हो रहा था कि वो तीनों इतने हैंडसम आदमियों के इतने करीब बैठी हैं। तभी अचानक से सोनिया ने कुछ सोचकर चारू का हाथ पकड़ा, फिर उसके कानों में धीरे से कहा, चारू, प्लीज मेरी मदद करो ना, मैं उन प्रिंस के साथ फोटो खींचना चाहती हूँ। मुझे ऋषभ राय के साथ तस्वीर चाहिए। सोनिया की इस बात को सुनते ही चारू हैरानी से उसे देखने लगी। फिर उसने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए कहा, देखो, तुम्हें जो करना है खुद करो, मुझे इन सब में घसीटने की जरूरत नहीं है। पर चारू, मिस राजपूत ने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, वो तुम्हारी फ्रेंड है। सोनिया ने बच्चों की तरह अपना मुंह बनाकर चारू से कहा, जिसे देखकर अब चारू के पास उसकी मदद करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। चारू ने कुछ पल इस बारे में सोचा
और फिर शांति प्रिया को देखते हुए कहा, मिस राजपूत। चारू की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी, तभी शांति प्रिया ने उसकी बात काट दी। मिसेस राजपूत, मैंने कितनी बार कहा है कि मैं आपसे छोटी हूँ। प्लीज आप मुझे प्रिया, शांति प्रिया या फिर छुटकी कह सकती हैं। प्लीज आप मुझे वैसे ही बुलाइए। सॉरी प्रिया, मेरी फ्रेंड्स पूछ रही थी कि क्या वो उनके साथ, मेरा मतलब प्रिंस और एक्टर ऋषभ फोटो। चारू को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात शांति प्रिया को कैसे समझाए। उसे ये भी नहीं पता था कि वो वहां मौजूद उन 4 प्रिंस को कैसे बुलाए या उनसे कैसे बात करे। तभी उसकी बात पर शांति प्रिया ने मुस्कुराते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहा, बॉयज। शांति प्रिया की आवाज सुनते ही अभिराम के अलावा बाकी सब उसकी तरफ देखने लगे। मेरी फ्रेंड मिसेस राजपूत की ये सभी फ्रेंड्स तुम्हारे साथ फोटो खींचना चाहती हैं। आई होप कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर होगी तो भी अपनी प्रॉब्लम को अपने पास रखो। शांति प्रिया का सॉफ्ट टोन कब हार्श टोन में बदल गया पता ही नहीं चला। उसने इतना कहकर सोनिया को उन सब की तरफ भेज दिया। अभिराम उन सभी के लिए बहुत अनजान था और उसके पास बात करने का कोई बड़ा टॉपिक भी नहीं था, तो वो चुपचाप बैठा बस ये सब देख रहा था। लेकिन तभी उसने कुछ सोचकर अपने फ्रेंड के ग्रुप चैट में एक मैसेज भेजा, ओह माय गॉड, मैं कितना लकी हूँ कि मेरे पास कोई फैन नहीं है। वैसे तुम्हें पता है, सोनिया तुम्हारे सो कॉल्ड विच ग्रुप के काफी सारे फैन पेज पर मेंबर है। अभिराम के इस मैसेज पर तुरंत ही पार्थ ने जवाब दिया, मैं तो ये सोच रहा था कि क्या होगा जब इन्हें पता चलेगा कि सर्जन पार्थ राय और एक्टर ऋषभ राय दोनों असली भाई हैं। सिर्फ उनका सरनेम इत्तेफाक से नहीं मिलते, पर उनके बीच खून का रिश्ता है। हाँ, तब तो ये कहेंगे कि ऋषभ राय सर्जन पार्थ राय से काफी ज्यादा हैंडसम है। सामने से नित्या ने अपने भाई को परेशान करते हुए मैसेज किया, लेकिन तभी अचानक वहाँ ध्रुव का भी मैसेज आया। सही बात है, ऋषभ सर्जन पार्थ राय से काफी ज्यादा हैंडसम है। शायद इसीलिए सब तुम्हें ये कहते हैं। अभिराम ने खतरनाक मुस्कान के साथ ग्रुप में ये मैसेज भेजा, जिसके मैसेज को देखते ही सबकी नजरें एक पल के लिए अभिराम पर चली गई। वही ध्रुव तो एकदम से ही अपनी आंखों को बड़ी करके अपने बगल में बैठे अभिराम को तिरछी नजरों से घूरने लगा। क्या ये लोग क्या सोचते हैं, मैं क्या हूँ? तो क्या ये सच नहीं है? जब मैं इस बारे में सोच रही हूँ तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। अभिराम के साथ साथ अब शांति प्रिया ने भी ध्रुव का मजाक उड़ाते हुए एक मैसेज भेजा, फिर अपना फोन बंद करके उन लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए कहा। सोनिया, रिया और प्रीति तीनों ही 4 प्रिंस और एक्टर ऋषभ राय के पास आकर तस्वीर खींचने लगी, जिन्हें देखकर अभिराम थोड़ा तिरछा हो गया ताकि वो उस तस्वीर में ना आए। लेकिन तभी सोनिया ने तस्वीर खींचते हुए दूसरे टेबल पर बैठे चारू से पूछा, चारू, तुम्हें फोटोज नहीं लेनी? नहीं, मैं ठीक हूँ। चारू ने तुरंत ही एक हल्की मुस्कान के साथ मना कर दिया। जब उन तीनों लड़कियों ने उन सबके साथ तस्वीरें ले ली, तब वो सभी वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। वो सब आपस में बातें कर रहे थे। तभी धानी ने अपने फोन में एक लड़के की तस्वीर निकालकर उसे नित्या की तरफ करते हुए कहा, नित्या, इस लड़के के बारे में क्या ख्याल है? ये बहुत क्यूट लग रहा है, नित्या ने हंसते हुए कहा। लेकिन तभी दूसरे टेबल पर बैठे पार्थ ने थोड़ा इरिटेट होकर धानी से कहा, धानी, अब तुम्हें मेरी बहन को इन लड़कों की तस्वीरें दिखाना बंद कर देना चाहिए। कम ऑन, हम सिर्फ तस्वीर देख रहे हैं, जानवी ने सामने से जवाब दिया। तभी उसकी बात पर ऋषभ ने हंसते हुए कहा, जानवी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने भाई किंगशुक की तरह हो? उन सबको आपस में बातें करते हुए देखकर शांति प्रिया ने अपने और चारू के बीच की बात को बढ़ाते हुए उससे पूछा, वैसे मिसेस राजपूत, आपको एक्टर ऋषभ राय पसंद नहीं है क्या? शांति प्रिया के इस सवाल पर चारू ने अपना सिर नीचे झुकाकर बस हल्का सा शर्माते हुए अपना सिर हिला दिया। ऋषभ, यहाँ आओ और मिसेस राजपूत के साथ एक तस्वीर ले लो, ये तुम्हारी फैन है, तुम ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? शांति प्रिया ने ऋषभ की तरफ अपना हाथ करते हुए उसे अपने पास बुलाया, जिसे देखकर
चारू शर्माने लगी। वही अपनी जगह बैठा अभिराम अपनी बहन शांति प्रिया और ऋषभ दोनों को घूरने लगा, जिसे देखकर ऋषभ खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। क्यों नहीं, ऑफ कोर्स मैं जरूर लूंगा और इसे पोस्ट भी करूंगा। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, वरना फिर से एक अलग कहानी शुरू हो जाएगी। वैसे ही इंटरनेट पर बहुत कुछ है। चारू ने एकदम से ही अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। वो अब और कोई तमाशा नहीं चाहती थी। जिसकी बात सुनकर उसके पास आकर खड़े ऋषभ ने उससे पूछा, वाओ, तो आप उस बारे में बात कर रही हैं मिसेस राजपूत, राजपूत एम्पायर के इकलौते वारिस जिन्हें तुम पर क्रश है? ऋषभ, अभिराम ने अपने हाथ की मुट्ठी बांधते हुए थोड़ा जोर से कहा, जिसकी आवाज सुनते ही ऋषभ, जो दोनों टेबल के बीच खड़ा था, उसकी हंसी छूट गई। हालांकि अभिराम की आवाज लड़कियों तक नहीं पहुंच पाई थी।